भारतीय सिनेमा प्रेमियों के मन में अक्सर यह सोच घर कर जाती है कि हमारे यहाँ हॉलीवुड जैसी बड़े पैमाने की विशालकाय बजट की स्टार स्टडेड फिल्में क्यों नहीं बन पाती। लेकिन इस सवाल का जवाब उतना सरल नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि हकीकत यह है कि हमारा दर्शक वर्ग अभी भी उस स्तर तक पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ था कि हॉलीवुड की तरह बड़े जोखिमों वाली डिजास्टर फिल्मों को खुले दिल से स्वीकार कर सके। पर इसी माहौल में एक समय ऐसा आया जब बी.आर. चोपड़ा जैसे अनुभवी निर्माता और उनके सुपुत्र रवि चोपड़ा ने मिलकर एक ऐसा सपना देखा जिसे पूरा करना किसी सामान्य फिल्मकार का काम नहीं था, और यही सपना आगे चलकर एक ऐसी फिल्म के रूप में जन्म लेने वाला था जिसे आज भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी डिजास्टर फिल्मों में गिना जाता है, द बर्निंग ट्रेन। ये फिल्म जिसकी नींव रखी थी बलदेव राज चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस ने और जिसका निर्देशन अपने जमाने के युवा महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर रवि चोपड़ा ने किया था। कहानी लिखी थी स्वयं रवि चोपड़ा ने, जबकि पटकथा और संवादों की जिम्मेदारी निभाई थी कमलेश ने। लगभग 2 घंटे 58 मिनट की यह फिल्म 28 मार्च 1980 को सिनेमाघरों में आई और इसे बनाने से लेकर रिलीज तक की पूरी यात्रा ही अपने आप में किसी रोमांचक फिल्म की कहानी की तरह लगती है। इस फिल्म में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, परवीन बाबी, नीतू सिंह, डैनी, विनोद मेहरा, जितेंद्र, सिमी ग्रेवाल, मदन पुरी, इफ्तेखार, सुजीत कुमार, ओम शिवपुरी जैसे कलाकारों ने छोटी बड़ी और मेहमान भूमिकाएं निभाई थी और संगीत की कमान संभाली थी महान R.D. बर्मन ने, जबकि गीतकार थे शाहिद लुधियानवी, जिन्होंने इस फिल्म के लिए किसी के वादे पे, मेरी नजर तुझ पे, पहले नजर में, हमने तो वादा किया और सदाबहार, तेरी है जमीन, तेरा है आसमान जैसे गीत लिखे, जिन्हें अपनी आवाज दी थी आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, उषा मंगेशकर, सुषमा श्रेष्ठ और पद्मिनी कोल्हापुरे जैसे गायकों ने। लेकिन इन सब सूचनाओं के पीछे ऐसी अनगिनत कहानियां छिपी हैं जिनमें संघर्ष भी है, सपने भी, जोखिम भी और चमत्कार भी, जिन्हें समझना इस फिल्म की आत्मा को समझने जैसा है। साल 1980 की फिल्मों की बात करें तो द बर्निंग ट्रेन उस वर्ष की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। इसे बनाने में लगभग 3 करोड़ का खर्च आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ 25 लाख की कमाई की थी, इसलिए फिल्म को एवरेज माना गया। जबकि इसी वर्ष फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी ने 8 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर का खिताब अपने नाम किया। वहीं आशा ने 5 करोड़ का कलेक्शन करके दूसरा स्थान पाया और राम बलराम ने 5.45 करोड़ की कमाई कर हिट दर्जा हासिल किया। लेकिन बर्निंग ट्रेन की कहानी केवल उसकी कमाई पर खत्म नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है साल 1976 से, जब इस फिल्म की पहली आधिकारिक घोषणा हुई थी और उस समय फिल्म की कास्ट कुछ और ही थी। मूल रूप से इसमें शम्मी कपूर, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, जीनत अमान और नीतू सिंह को चुना गया था, लेकिन समय ने जैसे इस कास्टिंग को उलट-पुलट कर दिया। पहले अमिताभ बच्चन फिल्म से बाहर हुए और उनका किरदार जितेंद्र को दे दिया गया। जितेंद्र की मूल भूमिका फिर धर्मेंद्र को मिली और जब धर्मेंद्र आए तो हेमा मालिनी का आना लगभग तय था। ऐसे में फिल्म की मुख्य नायिका जीनत अमान से बदलकर हेमा मालिनी बन गई और कास्टिंग की पूरी संरचना एक नए रूप में ढल गई। द बर्निंग ट्रेन बनने की सबसे रोचक शुरुआत रोम और लंदन में हुई शूटिंग से जुड़ी है, जहां अमिताभ बच्चन और जीनत अमान अपनी फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग कर रहे थे। उसी दौरान रवि चोपड़ा भी वहां मौजूद थे और एक दिन उन्होंने अपने मामा और फिल्म के प्रोड्यूसर V.K. शास्त्री के साथ एक इटालियन फिल्म देखने का निर्णय लिया। फिल्म इटालियन भाषा में डब थी, संवाद दोनों में से किसी को समझ नहीं आए, लेकिन फिल्म की कहानी, उसके जबरदस्त स्टंट्स और आग से जुड़े खतरनाक सीक्वेंस ने रवि चोपड़ा के मन में तूफान सा खड़ा कर दिया। उन्होंने वहीं ठान लिया कि वे भारत जाकर एक ऐसी डिजास्टर फिल्म बनाएंगे जो भारतीय सिनेमा में कभी नहीं बनी हो। रोम के बाद लंदन में जब उन्होंने उसी फिल्म को अंग्रेजी में देखा तो कहानी और तकनीक दोनों उनके भीतर उतर गए और उनके दिमाग में एक एक सीक्वेंस, एक एक सीन साफ तस्वीर की तरह उभरने लगे कि उन्हें भारत में किस तरह की फिल्म बनानी है। लेकिन सपना देखना आसान होता है, उसे सच में बदलना कठिन, और वही हुआ। जब उन्होंने अपने पिता बी.आर. चोपड़ा को यह विचार बताया तो बी.आर. चोपड़ा ने साफ कहा कि केवल सोच लेने से फिल्में नहीं बनती, इतनी बड़ी डिजास्टर फिल्म बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तकनीशियनों की जरूरत होगी, और अगर तुम हॉलीवुड के मूल टेक्नीशियन को ले आओ तो मैं तुम्हें हरी झंडी दे दूंगा। बस यही चुनौती रवि चोपड़ा के लिए प्रेरणा बन गई और उन्होंने द रिंग इन्फर्नो के निर्माण से जुड़े हॉलीवुड तकनीशियन पॉल के जूई को संपर्क किया। शुरुआत में पॉल ने भारत आने और भारतीय फिल्मों के लिए काम करने से साफ मना कर दिया, लेकिन रवि चोपड़ा ने उनकी कला को चुनौती दी और कहा कि हॉलीवुड की सुविधाओं के साथ स्टंट फिल्में बनाना आसान है, असली कौशल तो कम साधनों में भारत जैसे देश में वही क्वालिटी देना है। इस बात ने पॉल को सोचने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार उन्होंने भारत आने और फिल्म के लिए तकनीकी सहयोग देने पर सहमति जता दी।
उन्होंने और उनकी टीम ने वादा किया कि वे शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले भारत आएंगे ताकि स्थानीय टीम के साथ तालमेल बैठा सकें। फिल्म में आग और ट्रेन से जुड़े इतने खतरनाक दृश्य थे कि शूटिंग से पहले हॉलीवुड तकनीशियनों ने कई प्रयोग किए ताकि वास्तविक शूटिंग के दौरान किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। एक प्रयोग में उन्होंने ट्रेन की बोगी का एक मॉडल बनाया और उसे जुहू बीच के सुनसान इलाके में ट्रक पर रखकर उसमें आग लगाई ताकि हवा के झोंकों में आग के फैलाव की दिशा का सही अंदाज हो सके। लेकिन ये प्रयोग इतना वास्तविक लग रहा था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और उन्होंने आग बुझाने के साथ साथ पब्लिक प्लेस में ऐसे प्रयोग न करने की चेतावनी भी दी। इसके बावजूद पॉल की टीम की मेहनत और सावधानी का नतीजा ये रहा कि पूरी शूटिंग में कोई गंभीर दुर्घटना नहीं हुई, केवल एक स्टंटमैन मामूली झुलस गया था। फिल्म का अधिकांश ट्रेन सीक्वेंस मुंबई फिल्म सिटी में लगे बड़े सेट पर शूट किया गया, लेकिन वास्तविक चलती ट्रेन के दृश्य शूट करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया गया। शूटिंग रात 7 बजे से सुबह 4 बजे तक पनवेल से बड़ौदा रेलवे लाइन पर की जाती थी और भारतीय रेलवे ने इसमें भरपूर सहयोग दिया। फिल्म को तकनीकी रूप से हॉलीवुड का टच देने के लिए 70 मिलीमीटर पर शूट किया गया और 5 ब्रांड न्यू इंपोर्टेड कैमरे इस्तेमाल किए गए। कलाकारों और स्टंटमैन के लिए विशेष फायरप्रूफ कॉस्ट्यूम मंगवाए गए जिन पर भारी खर्च हुआ। फिल्म की पहली कट लगभग 4 घंटे की थी, लेकिन बाद में 1 घंटे की फुटेज हटाई गई और गाने भी कम किए गए ताकि फिल्म सिनेमाघरों के अनुकूल लंबाई में आ सके। इसके साथ यह बात भी दिलचस्प है कि बी.आर. चोपड़ा पहले से यह नीति अपनाए हुए थे कि वे एक साथ 2 फिल्मों का निर्माण करेंगे, एक बड़े बजट की और एक छोटे बजट की। और 1980 में जहां बनिंग ट्रेन औसत रही, वहीं छोटी फिल्म इंसाफ का तराजू सुपरहिट होकर कई अवार्ड जीत लाए। इसी साल की असफल बड़ी फिल्मों ने एक अनोखा फायदा मिथुन चक्रवर्ती को दिया, क्योंकि जब राजेश खन्ना की बंदी, अमिताभ बच्चन की शान, धर्मेंद्र विनोद खन्ना की बनिंग ट्रेन जैसी फिल्में उम्मीद से कम चली, तब मिथुन की सुरक्षा नाम की एक कम बजट की फिल्म अचानक गोल्डन जुबली बन गई और उसकी सफलता ने उनकी अगली फिल्म हमसे बढ़कर कौन को भी बड़ी रिलीज दिलाई। धीरे धीरे मिथुन चक्रवर्ती छोटी फिल्मों के बड़े सुपरस्टार बन गए। फिल्म का मशहूर भजन तेरी है जमीन तेरा है आसमान आज भी देशभर के कई स्कूलों की प्रार्थनाओं में गाया जाता है। इसे 3 बाल स्वर कलाकारों ने गाया, सुषमा श्रेष्ठ जो आगे चलकर पूर्णिमा बनी, पद्मिनी कोल्हापुरे और शिवांगी कोल्हापुरे। यह इन दोनों बहनों का बतौर बालगाई का आखिरी गीत माना जाता है, क्योंकि 1981 में रिकॉर्ड की गई उनकी अगली फिल्म दुश्मन दोस्त रिलीज ही नहीं हुई। धर्मेंद्र और पद्मिनी कोल्हापुरे ही वो 2 कलाकार थे जिन्होंने बी.आर. चोपड़ा की 1980 की दोनों फिल्मों द बनिंग ट्रेन और इंसाफ का तराजू में काम किया था, एक में मुख्य भूमिका और दूसरे में सहायक या विशेष भूमिका निभाते हुए। समीक्षकों ने फिल्म को मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। नजर पत्रिका ने लिखा कि फिल्म में अत्यधिक मेलोड्रामा है और जितने लोग ट्रेन में दिखाए गए हैं इतने वास्तविक जीवन में शायद ही एक साथ मिले। फिल्म वर्ल्ड ने फिल्म के प्रयास को सराहा, लेकिन तकनीकी कमियों पर भी टिप्पणी की। सूर्या इंडिया ने कहा कि बी.आर. चोपड़ा और फिरोज खान की फिल्मों में हॉलीवुड से प्रेरित दृश्य होते हैं और बनिंग ट्रेन भी इन्फिनो ट्रेन पर आधारित लगती है। फिल्म के सेट पर परवीन बाबी से जुड़ी एक मार्मिक कहानी भी सामने आती है, जिन्हें लोग ग्लैमरस अभिनेत्री मानते थे, लेकिन अमोल पालेकर बताते हैं कि वे अंदर से बेहद आध्यात्मिक और दार्शनिक थीं। एक बार जब वे शूटिंग कर रही थी तब प्रसिद्ध नाटककार बादल सरकार उनसे मिलने आए और परवीन बाबी तुरंत उनसे जाकर मिली और बताया कि वे उनके नाटक एवं इंद्रजीत की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। ये सुनकर सब चकित रह गए, क्योंकि पर्दे पर उन्हें अक्सर ग्लैमरस रोल ही मिले थे। इसी बात को सुनकर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें रंग बिरंगी के लिए साइन किया, लेकिन इसी दौरान परवीन बाबी गहरे मानसिक अवसाद से भी गुजर रही थी। बनिंग ट्रेन की शूटिंग और डबिंग के बीच उन्हें आत्महत्या जैसे विचार आने लगे और वे अचानक 1 महीने के लिए बाली चली गईं, जिससे फिल्म की टीम बेहद परेशान हुई। हालांकि वापस आकर उन्होंने सबसे पहले बनिंग ट्रेन का काम पूरा किया, लेकिन उनकी स्थिति बदतर होती गई और 1980 में उनकी 5 फिल्मों में से एक भी सफल नहीं हुई। धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव के कारण निर्माता उनसे दूर होने लगे और कई कानूनी मामले भी उनके खिलाफ दर्ज हुए, जिससे उनका करियर ढलान पर चला गया। आज बनिंग ट्रेन को याद किया जाता है एक ऐसी फिल्म के रूप में जिसने अपने समय से वर्षों आगे जाकर भारतीय सिनेमा में डिजास्टर फिल्मों की नई धारा शुरू की। तकनीकी शानदारता, विशाल सेट, बड़े कलाकार और अद्भुत संगीत सब मिलकर इसे एक कल्ट दर्जे की फिल्म बनाते हैं। भले यह अपने समय में एवरेज रही हो, लेकिन आज इसकी चर्चा सम्मान के साथ होती है और लोग इसे भारतीय सिनेमा की सबसे खास प्रयोगधर्मी फिल्मों में गिनते हैं। उम्मीद है कि आपको द बनिंग ट्रेन पर हमारी यह विस्तृत, रोचक और शोधपूर्ण प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और इसी तरह दिलचस्प और दुर्लभ जानकारियों वाली वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।